हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रमीला यादव। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज सीडीपी की सीरीज में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी क्रिया प्रसूत अनुबंध के सिद्धांत से रिलेटेड एमसीक्यूज। आज जितने भी हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे उसमें आपके कंप्लीट थ्योरी का रिवीजन हो जाएगा और जितने भी एमसीक्यूज हैं वो सारे आपके प्रीवियस ईयर पर बेस्ड हैं। जिस तरह के पहली परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं को बेस मानकर नए एमसीक्यूज हैं वो क्रिएट किए गए हैं। कुछ पीवाईक्यूज भी इनमें इंक्लूडेड हैं। आज की क्लास लेने के बाद आप ये देख पाएंगे कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है और अगर आप ये सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं तो 100% आप एग्जाम के लिए तैयार हैं। स्कीनर की थ्योरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो इन एमसीक्यूज से बाहर नहीं आएगा। मैंने सारे टॉपिक इसमें कवर किए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ शेपिंग। शेपिंग की जो अवधारणा है ये किसने दी थी? शेपिंग की अवधारणा है इवान पावलोव ने दी थी या बीएफ स्कीनर ने दी थी, थॉर्नडाइक ने दी थी या कोहलर ने दी थी? देखिए, जो शेपिंग की अवधारणा है ये बीएफ स्कीनर ने दी थी। शेपिंग का मतलब होता है आकार देना। जब हम किसी भी बच्चे के व्यवहार को एक निश्चित आकार देते हैं, जो हम डिजायरेबल बिहेवियर बच्चे से चाहते हैं उसी तरह से हम बच्चे के व्यवहार को जब शेप देते हैं उसे शेपिंग कहते हैं। अगर आपको पता है कि शेपिंग किस तरह से बच्चे में करवाई जाती है तो आप ये मुझे बताइएगा कमेंट करके। अभी मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि आगे क्वेश्चन मैंने शेपिंग से रिलेटेड डाले हैं, वहां पर हम अच्छे से समझेंगे। तो शेपिंग का कॉन्सेप्ट बीएफ स्कीनर ने दिया था। इवान पावलोव की थ्योरी का नाम है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी यानी शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। थॉर्नडाइक की थ्योरी है ट्रायल एंड एरर थ्योरी यानी भूल और प्रयास का सिद्धांत। और कोहलर की थ्योरी है इनसाइट लर्निंग थ्योरी यानी अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कीनर थ्योरी इज मेनली कंसर्न विद, यानी स्कीनर का जो सिद्धांत है मुख्य रूप से किससे संबंधित है? क्या वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स से संबंधित है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी थी? बहुत फेमस थ्योरी है, अगर आपको याद हो तो ये किसने दी थी? पियाजेट ने दी थी। पियाजेट ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जो बच्चे का संज्ञान का डेवलपमेंट है, बच्चे का जो माइंड का डेवलपमेंट है वो 4 स्टेजेस में होता है। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। साइको एनालिसिस से सिगमंड फ्राइड से रिलेटेड है और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है वो कार्ल रोजर्स और अब्राहिम मैस्लो से रिलेटेड है। मानवतावादी हैं, वो बच्चे को इंपॉर्टेंस देते हैं कि जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बच्चे की जो लर्निंग हो रही है उसका मेन फोकस होना चाहिए बच्चे का कंप्लीट डेवलपमेंट, ओवरऑल पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करना। तो जो स्कीनर का जो थ्योरी है वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स पर बेस्ड है। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में कनेक्शनिज्म की बात की जाती है। यहाँ पर स्कीनर कहते हैं कि पहले कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो रिस्पॉन्स करता है, पहले वो प्रतिक्रिया करता है। उन प्रतिक्रियाओं का स्टिमुलस क्या आया, उस प्रतिक्रिया करने पर उसका कॉन्सिक्वेंसेस, उसका रिजल्ट कैसा हुआ, ये जो स्टिमुलस है वो अच्छा हुआ या फिर बुरा होगा। दो ही तरह के स्टिमुलस मिलेंगे, दो ही तरह के परिणाम मिलेंगे। परिणाम अगर अच्छा हुआ तो बच्चा उस काम को रिपीट करता है और अगर परिणाम बुरा हुआ तो बच्चा उस काम को रिपीट नहीं करेगा। यानी बच्चे ने कोई भी काम किया, उस काम का परिणाम बच्चे को अगर प्रशंसा मिली, बच्चे को तारीफ मिली, बच्चे को पुनर्बलन मिला तो बच्चा उस काम को रिपीट करेगा। लेकिन बच्चे की किसी काम से उसे पनिशमेंट मिली, उसे दंड मिला तो वो उस काम को रिपीट नहीं करेगा। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में बॉन्डिंग की बात है, इसको हम आर एस बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं। याद रखिएगा, स्कीनर की थ्योरी को आर एस बॉन्ड थ्योरी कहा जाता है और थॉर्नडाइक की थ्योरी को एस आर बॉन्ड थ्योरी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि स्कीनर कहते हैं कि पहले ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स करेगा फिर उसे स्टिमुलस दिखाई देगा। थॉर्नडाइक कहते हैं कि पहले स्टिमुलस दिखाएं, पहले उद्दीपक दिखाएंगे, उद्दीपक को देखकर कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो रिस्पॉन्स करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रीइंफोर्समेंट शेड्यूल सबसे अधिक एक्सटेंशन के लिए प्रतिरोधी होता है? रीइंफोर्समेंट शेड्यूल्स क्या होते हैं कि आपको बच्चे को रीइंफोर्समेंट कब और कैसे देना है, यही है रीइंफोर्समेंट का शेड्यूल यानी पुनर्बलन का शेड्यूल। तो ये आप कौन सा, विच रीइंफोर्समेंट शेड्यूल इज मोस्ट रेस्टिंग टू एक्सटेंशन, यानी बहुत जल्दी उसका लोप नहीं होता है, ये कौन सा होता है?
कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट, कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है, हर एक सही रिस्पॉन्स पर जब आप बच्चे को रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं, यानी हर एक सही उत्तर पर जब आप बच्चे को स्टार दे रहे हैं, टॉफी दे रहे हैं, चॉकलेट दे रहे हैं, फिर बच्चे ने दूसरा सही उत्तर दिया तो फिर आपने उसे रीइंफोर्समेंट दिया, फिर तीसरा सही उत्तर दिया, फिर आपने, यानी निरंतर आप कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा एक्सटेंशन होता है, ये बहुत जल्दी लोप होता है। जैसे ही आप रिवॉर्ड देना बंद करेंगे तो एक्सटेंशन हो जाएगा। किसी भी लर्निंग को शुरू करवाने के लिए कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट सबसे अच्छा होता है, लेकिन जैसे ही आपने रिवॉर्ड देना बंद किया वैसे ही ये लर्निंग भी एक्सटेंशन वहां से हो जाती है। तो सबसे ज्यादा जल्दी तो यही जाता है। तो सबसे लेट कौन सा जाएगा, फिक्स्ड इंटरवल, वेरिएबल रेशियो या फिर फिक्स्ड रेशियो। देखिए जो वेरिएबल रेशियो होता है ये सबसे ज्यादा अच्छा होता है, सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट होता है। कौन सा, वेरिएबल रेशियो। रेशियो का मतलब क्या होता है, अनुपात। जब आप बच्चे को रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं, कभी आप बच्चे की 3 सही रिस्पॉन्स पर उसको रीइंफोर्समेंट दे दिया, कभी उसके 7 सही रिस्पॉन्स पर आप रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं, कभी उसके 10 सही उत्तर पर आप उसको रीइंफोर्समेंट देते हैं, तो वो होता है वेरिएबल रेशियो। और इंटरवल होता है जब आप समय के अकॉर्डिंग रीइंफोर्समेंट देते हैं। फिक्स्ड इंटरवल का मतलब, मान लीजिए आपने 5 मिनट के बाद रीइंफोर्समेंट देना है। अगर हम दिन की बात करें तो आप हर फ्राइडे को रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं। जैसे आपकी सैलरी आती है, महीने की 1 तारीख को सैलरी आनी है, ये क्या है, फिक्स्ड इंटरवल है कि एक निश्चित समय के बाद मिलेगा। और फिक्स्ड रेशियो क्या है, जब आप ये डिसाइड कर लें कि हर एक 5 सही उत्तर पर ही आप रीइंफोर्समेंट देंगे। 5 सही उत्तर देंगे तो आपको एक टॉफी मिलेगी, फिर 5 सही उत्तर देंगे तो आपको एक टॉफी मिलेगी, फिर 5 सही उत्तर देंगे तो आपको एक टॉफी मिलेगी। लेकिन ये जो वेरिएबल रेशियो है, जहां पर आप फिक्स नहीं रखते कि कितने रिस्पॉन्स के बाद आपको रीइंफोर्समेंट मिल जाए, यानी कभी आपको 3 पर मिल रहा है, कभी 7 पर मिल रहा है, कभी 10 पर मिल रहा है, तो ये एक्सटेंशन बहुत जल्दी नहीं होता है। सबसे लेट एक्सटेंशन इसी में होता है और सबसे जल्दी एक्सटेंशन कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छे प्रदर्शन पर छात्र को अतिरिक्त खेलने का समय देना किसका उदाहरण है। यानी बच्चे ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, बच्चे ने अच्छा परफॉर्म करने के बाद आपने उसे खेलने के लिए अतिरिक्त समय दे दिया, तो ये किसका उदाहरण है। ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, पॉजिटिव पनिशमेंट है या नेगेटिव पनिशमेंट है। जब मैंने थ्योरी पढ़ाई, जब भी मैंने आपको डिटेल में करवाया था, हम बात करते हैं रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट की। दोनों ही दो दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव का हमेशा मतलब होता है ऐड करना, चाहे वो रीइंफोर्समेंट हो चाहे वो पनिशमेंट हो। जब भी आप पॉजिटिव है तो मतलब ऐड कर रहे हैं, और नेगेटिव है तो मतलब आप रिमूव कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। जब आप बच्चे की फेवरेट चीज ऐड करेंगे, जब जो चीज बच्चे को पसंद है वो चीज आप बच्चे को दे रहे हैं, तो वो क्या होता है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है, ऐड कर रही है। और कौन सी चीज, जो बच्चे को अच्छी लगती है। तो यहाँ पर आपने क्या ऐड किया, बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम दिया खेलने के लिए। खेलना हर एक बच्चे को अच्छा लगता है, खेलने का जो एक्स्ट्रा टाइम मिला वो क्या है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। ऐसी चीज ऐड करना जो बच्चे को पसंद नहीं है, आपने बच्चे को डांट दिया, आपने बच्चे को एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया, ये बच्चे को अच्छा नहीं लगा लेकिन आपने ऐड किया है, तो ये क्या है, पॉजिटिव पनिशमेंट है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ऐसी कोई भी चीज जो बच्चे को अच्छी नहीं लगती उसको हटा देना, वो क्या है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। और नेगेटिव पनिशमेंट क्या है, ऐसी कोई चीज जो बच्चे को अच्छी नहीं, जो बच्चे को अच्छी लगती है उसको हटा देना। मैंने और भी क्वेश्चन डाले हैं, उसमें आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेंट कंडीशनिंग का सबसे अच्छी तरह समझाता है। इनमें से कौन सा ऑपरेंट कंडीशनिंग को सबसे अच्छी तरह समझाता है। लर्निंग थ्रो कॉन्सिक्वेंसेस, लर्निंग थ्रो एसोसिएशन की बात तो पावलोव करते हैं अपनी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में। लर्निंग थ्रो ऑब्जर्वेशन की बात सोशल लर्निंग थ्योरी में बेंडूरा करते हैं। लर्निंग थ्रो इंसाइट की बात कोहलर अपनी इनसाइड लर्निंग थ्योरी में करते हैं। तो जो स्कीनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, लर्निंग थ्रो कॉन्सिक्वेंसेस यानी अधिगम है, वो परिणामों पर बेस्ड होता है। यानी जब बच्चा कोई भी रिस्पॉन्स करता है, कोई भी प्रतिक्रिया करता है, तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस कैसे रहे, उसके रिजल्ट कैसे रहे, उसके परिणाम कैसे रहे। अगर उसके परिणाम अच्छे रहे, यानी बच्चे को रीइंफोर्समेंट मिला,
तो रीइंफोर्समेंट हमेशा व्यवहार को बढ़ाएगा, लेकिन अगर बच्चे को पनिशमेंट मिला तो पनिशमेंट हमेशा व्यवहार को डिक्रीज करता है। तो लर्निंग है वो कॉन्सिक्वेंसेस पर, परिणामों पर बेस्ड होता है। ये कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्कीनर ऑपरेंट कंडीशनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग बिकॉज, जो स्कीनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है वो पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी से डिफरेंट है। किस आधार पर डिफरेंस है? आप ये देखिए, स्कीनर की जो थ्योरी है उसकी करेक्टरिस्टिक आपने बतानी है। इट फोकसेस ऑन वॉलेंटरी बिहेवियर, इट फोकसेस ऑफ इनवॉलेंटरी बिहेवियर, इट स्टडी ड्रीम्स। ड्रीम्स की तो साइको डायनामिक्स, साइको एनालिसिस में स्टडी होती है, जो सिगमंड फ्राइड ने बात की थी। इट स्टडीज इंस्टेंट, इंस्टिंक्ट्स ऐसे व्यवहार होते हैं जो जन्मजात हर एक बच्चे में पाए जाते हैं, तो इसके लिए लर्निंग की जरूरत नहीं होती। जो पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है उसमें इनवॉलेंटरी बिहेवियर होते हैं। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म व्यवहार कर रहा है वो उसके कंट्रोल में नहीं है। खाने को देखकर लार का आना, लार निकलती है तो उसके लिए आप कोई अपना कॉन्शियस माइंड नहीं लगाते, ये स्वतः ही होता है। छींक आती है, ये स्वतः ही होती है। आंखों की पलकों का झपकना है, ये स्वतः ही होता है। इनवॉलेंटरी बिहेवियर है वो पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में था। आपने एक्सपेरिमेंट में देखा था, डॉग है वो निष्क्रिय रूप से सिर्फ खड़ा था, बैठा था, वो फूड को देखकर लार टपका रहा था, स्लाइवेशन कर रहा था, वो इनवॉलेंटरी बिहेवियर पर बेस्ड था। लेकिन जो स्कीनर की थ्योरी है ये वॉलेंटरी बिहेवियर पर बेस्ड है। यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट में रैट जब अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहा था वो वॉलेंटरी व्यवहार थे, वो इधर उधर जा रहा था, वो व्यवहार वो सोच समझ कर रहा था। देखिए ये जो रैट था, इसका जो एक्सपेरिमेंट था, रेट है इस लीवर को प्रेस कर रहा था, यानी वो प्रतिक्रियाएं कर रहा था, रिस्पॉन्स कर रहा था। ये रिस्पॉन्स में जो ये ऑर्गेनिज्म था ये एक्टिव था, ये सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट कर रहा था। लेकिन पावलोव की थ्योरी में जो ऑर्गेनिज्म था वो पैसिव था, वो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था। यहाँ पर इसका वॉलंटरी बिहेवियर है, यहाँ पर ये ऑपरेंट बिहेवियर कर रहा है। ऐसा व्यवहार जिस पर ऑर्गेनिज्म का खुद का कंट्रोल होता है, खुद का चेतन मन लगाकर, खुद का कॉन्शियस माइंड लगाकर जब वो कोई व्यवहार करता है तो वो ऑपरेंट बिहेवियर होता है। तो यहाँ पर जो पावलोव की थ्योरी है उसमें इनवॉलेंटरी बिहेवियर है, लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में जो व्यवहार है वो कैसा है? वॉलेंटरी बिहेवियर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, इट फोकसेस ऑन वॉलेंटरी बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा ऑपरेंट कंडीशनिंग का नाम नहीं है? ये जरूर देखिएगा, यहाँ पर आपसे नोट पूछा है, इनमें से कौन सा नाम नहीं है? इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग बिल्कुल इसका नाम है, स्कीनर की थ्योरी इसलिए स्कीनियर कंडीशनिंग कहा जाता है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है ये पावलोव की थ्योरी है। ऑपरेंट लर्निंग थ्योरी भी यही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लासिकल कंडीशनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्कीनर के प्रयोग में अधिगम किस पर आधारित होता है? अभी हमने देखा स्कीनर के जो एक्सपेरिमेंट है उस पर लर्निंग है वो कॉन्सिक्वेंसेस पर बेस्ड होती है, परिणामों पर बेस्ड होती है। परिणाम री या पनिशमेंट होते हैं, परिणाम प्लीजेंट या अनप्लीजेंट होते हैं, सुखद या दुखद होते हैं। खुद सुखद जो परिणाम होंगे वो व्यवहार को बढ़ाएंगे, दुखद होंगे वो व्यवहार को कम करेंगे। लीवर दबाने का व्यवहार क्या कहलाता है? अभी हमने एक्सपेरिमेंट देखा, उसमें चूहा है वो फूड को पाने के लिए लीवर को प्रेस कर रहा था। जब वो लीवर को प्रेस कर रहा था, वहां अपना कॉन्शियस माइंड लगा रहा था, वहां पर वो वॉलेंटरी बिहेवियर कर रहा था, उसको हम क्या कहते हैं? ऑपरेंट बिहेवियर कहते हैं, क्रियात्मक व्यवहार कहते हैं। इसीलिए इस थ्योरी का नाम ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सटेंशन इन ऑपरेंट कंडीशनिंग मीन, ऑपरेंट कंडीशनिंग में एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? एक्सटेंशन का मतलब होता है व्यवहार को भूल जाना। जब आप बच्चे को लर्निंग करवा रहे हैं, लर्निंग के हर एक लर्निंग के सही रिस्पॉन्स पर, हर एक सही रिस्पॉन्स पर जब आपको उसको री दे रहे हैं तो वो लर्निंग को बढ़ा रहा है। लेकिन जैसे ही आपने री का देना बंद किया तो वहां पर लर्निंग है वो गायब हो जाती है, लर्निंग कम हो जाती है, लर्निंग खत्म हो जाती है, उसी को हम एक्सटेंशन कहते हैं। स्ट्रेंथिंग द बिहेवियर नहीं होता, वीकनिंग द बिहेवियर, रिवॉर्डिंग द बिहेवियर, पनिशिंग द बिहेवियर, पनिशिंग भी नहीं होता, व्यवहार को दंड करना नहीं होता, वीकनिंग द बिहेवियर, व्यवहार को कमजोर करना है, वो एक्सटेंशन होता है ऑपरेंट की कंडीशनिंग में, याद रखिएगा। वीकनिंग द बिहेवियर, इसमें बच्चे पनिशिंग बिहेवियर और पनिशमेंट से इसको जोड़ देते हैं, पनिशमेंट से जोड़ना नहीं है, यहाँ पर व्यवहार को कम करना। और व्यवहार कब कम होता है? जब आप री को देना बंद कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी अन्य किस नाम से जानी जाती है? दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो आपसे पूछेगा कौन सा नाम नहीं है, या फिर पूछेगा कौन से अन्य नाम से जानी जाती है। अभी हमने देखा है, इसको हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कहते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसकी है? पैवलव की है। इनसाइड लर्निंग थ्योरी कोहलर की। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है वो बेंडूरा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेंट कंडीशनिंग में एक्सटेंशन कब होता है? अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ऑपरेंट कंडीशनिंग में एक्सटेंशन कब होगा? जब आप री को देना बंद कर देते हैं, जब आप प्रोत्साहन को देना बंद कर देते हैं, जब आप कॉन्टिन्यूअस री के शेड्यूल का पढ़ते हैं, जब आप हर एक सही उत्तर पर जब बच्चे को री दे रहे हैं तो वहां पर लर्निंग होती है, लेकिन जैसे ही आप री देना बंद करेंगे लर्निंग नहीं होती। जैसे हम इस एक्सपेरिमेंट की बात करें, चूहा जब लीवर को प्रेस कर रहा है तो उसे फूड मिल रहा है, तो वो बार बार उस बिहेवियर को दोबारा कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसे फूड देना बंद हो जाएगा तो बच्चा जो चूहा है वो लीवर को प्रेस करना भी बंद कर देगा, रिस्पॉन्स देना बंद कर देगा। वहां पर क्या हो जाएगा? एक्सटिंक्शन हो जाएगा। तो एक्सटिंक्शन कब होता है? जब आप री को देना बंद कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेपिंग किस सिद्धांत पर बेस्ड है? शेपिंग का जो सिद्धांत है वो बीएफ स्किनर ने दिया है। आकार देना है, जब आप बच्चों को कोई कॉम्प्लेक्स बिहेवियर सिखाना चाहते हैं तो पहले उसको छोटे छोटे स्टेप्स में सिखाते हैं, हर एक छोटे स्टेप के बाद उसको री देते हैं, हर एक छोटे अचीवमेंट पर आप उसको री देते हैं, तो इसको हम सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन कहते हैं। जैसे आप बच्चे को एबीसी, आप बच्चे को इंग्लिश का पैराग्राफ लिखना सिखाना चाहते हैं, आपका कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है पैराग्राफ लिखना, सबसे पहले आप बच्चे को लाइनें ड्रॉ करवाना सिखाएंगे, फिर आप बच्चे को एबीसी लिखना सिखाएंगे, फिर बच्चा ए से एप्पल लिखेगा, फिर बच्चे ने एक पूरा सेंटेंस लिखा, एप्पल इज रेड इन कलर, एप्पल इज स्वीट, फिर बच्चा पूरा पैराग्राफ लिखेगा। इसी तरह से सिखाएंगे। तो जैसे ही बच्चे ने लाइन ड्रॉ करनी सीखी, आप उसको री देंगे, शाबाश आपने बहुत अच्छा किया। फिर बच्चे ने एबीसी लिखा, फिर आपने उसको शाबाश कहा, आपने उसको टॉफी दी, चॉकलेट दी। फिर बच्चे ने एप्पल लिखा, आपने उसे स्टार दिया, आपने एक्सीलेंट दिया। यानी जब हर एक सही रिस्पॉन्स पर जब आप उसको री दे रहे हैं, छोटे छोटे स्टेप्स में सिखा रहे हैं किसी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को, तो वो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन पर बेस्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षक हर सही उत्तर पर छात्र की प्रशंसा करता है, ये कौन सी पुनर्बलन की अनुसूची का प्रयोग है? शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट बताते हैं कि आप बच्चों को रीइंफोर्समेंट कब और कितने समय के बाद और कैसे दे रहे हैं। जब बच्चा हर एक सही रिस्पॉन्स पर जब आप उसको रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं तो वो आपका कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट होता है। कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट लर्निंग को शुरू करवाने के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये बहुत जल्दी गायब भी हो जाता है जब आप रिवॉर्ड रीइंफोर्समेंट देना बंद कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छात्र फेल होने से बचने के लिए मेहनत करता है, यह दर्शाता है क्या? बच्चा क्या नहीं चाहता? यहां पर वो फेल होना नहीं चाहता, इसलिए वो क्या कर रहा है? मेहनत कर रहा है। यहां पर वो क्या कर रहा है? फेल होने को हटाने के लिए, यानी अप्रिय चीज को वो हटाना चाहता है, अप्रिय चीज को हटाना चाहता है, यानी नेगेटिव। और हटा कौन सी चीज को रहा है? अनप्लीजेंट चीज को, अप्रिय चीज को। जब वो अप्रिय चीज को हटा देगा तो वहां से बिहेवियर का होगा इंक्रीज होगा, और बिहेवियर कहां पर इंक्रीज होता है? री में होता है। तो ये क्या होगा? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होगा। आप रटिए नहीं, रटोगे तो डेफिनेटली आप भूल जाओगे। यहां पर क्या है? वो हटा रहा है, हटा रहा है। क्या हटाना चाहता है? कि उसे फेल नहीं होना, फेल नहीं होने को हटाना चाहता है। हटाना का मतलब रिमूव करना चाहता है, फेल नहीं होना चाहता, अप्रिय चीज को हटाना है, इसलिए वो मेहनत ज्यादा कर रहा है। यहाँ पर बिहेवियर बढ़ रहा है, बिहेवियर बढ़ेगा कब? री में बढ़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव री नेगेटिव री कभी भी पनिशमेंट नहीं होता, बार बार मैं ये बोलती हूँ, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किनर के प्रयोग में किस पशु का उपयोग किया गया था? अभी हमने देखा था चूहा का प्रयोग हुआ था। चूहा के अलावा उन्होंने कबूतर पर भी एक्सपेरिमेंट किए थे। सिर्फ एक ही एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, अलग अलग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे स्किनर ने अपनी थ्योरी देने के लिए। तो मेनली उन्होंने चूहा और कबूतर का यूज किया था। ए स्टूडेंट रिपीटेडली इग्नोर प्रैक्टिसिंग हैंड राइटिंग, यानी एक बच्चा है जो हैंड राइटिंग को प्रैक्टिस नहीं करता, जैसे बच्चों को जो सुलेख दिए जाते हैं बच्चा को नहीं करता, उससे क्या हुआ? ओवर टाइम हिज राइटिंग स्किल्स बिकम वीकर। इससे क्या हुआ? उसकी जो राइटिंग स्किल्स है वो कम हो गई। ये स्किनर की थ्योरी से क्वेश्चन नहीं है, ये थोंडाइक की थ्योरी से क्वेश्चन आ गया है। बाकी आप कर लीजिए। थोंडाइक ने अपनी लर्निंग की 3 प्रिंसिपल्स दिए थे, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस और लॉ ऑफ
इफेक्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट पर ही बेस्ड है स्कीनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। और लॉ ऑफ एक्सरसाइज के दो सब पार्ट है, लॉ ऑफ यूज और लॉ ऑफ डिसयूज। यानी जिस चीज को आप प्रयोग में नहीं लाएंगे उसको आप भूल जाएंगे। यहाँ पर उसने हैंडराइटिंग को प्रैक्टिस नहीं किया इसलिए वो भूल गया, इसलिए इसको हम लॉ ऑफ डिसयूज, लॉ ऑफ डिसयूज किसका सब पार्ट है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज का। और लॉ ऑफ इफेक्ट पर ही बेस्ड है कौन सी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेपिंग में कौन सी प्रतिक्रियाएं शामिल होती हैं, प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, सॉरी। जो शेपिंग है, शेपिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया, बीएफ स्किनर ने। किस पर बेस्ड है, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन पर बेस्ड है। सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन में क्या कर रहे थे आप, हर एक सही स्टेप पर क्या दे रहे थे, री दे रहे थे। और अगर आप री देना बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्शन हो जाएगा। तो शेपिंग है वो री और एक्सटिंक्शन दोनों पर बेस्ड है, बाकी सारे ऑप्शन है वो गलत है। और जब भी आप सीडीपी के क्वेश्चन करते हैं जहां पर भी ओनली ऑप्शन में हो, कोई चांस नहीं होता वो ऑप्शन आपका ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्कीनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग किस पर केंद्रित है, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, कॉन्सिक्वेंसेस पर। ये क्वेश्चन इसलिए रिपीट हो रहा है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो आप ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्कीनर के बॉक्स में चूहा लीवर को दबाकर भोजन प्राप्त करता है, ये किसका उदाहरण है। यहाँ पर क्या क्या चूहा ने एक्टिविटी की और करके क्या मिला, उसे फूड मिला, उसे क्या मिला, मिला का मतलब पॉजिटिव। और क्या मिला, ऐसी चीज जो उसको अच्छी लग रही है, जो उसको पसंद है, पसंद चीज मिल गई, तो वो क्या है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। यानी जो चीज उसे चाहिए थी वो मिल गई, ये क्या हो गया, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो गया। और ऐसी चीज मिलती जो उसे पसंद नहीं होती, तो वो क्या हो जाता, पॉजिटिव पनिशमेंट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा में बात करने पर छात्र को अतिरिक्त होमवर्क दिया जाता है, यह किसका उदाहरण है। बच्चा कक्षा में बात कर रहा था, उसे दिया गया यानी पॉजिटिव ऐड किया गया, क्या चीज ऐड की गई, ऐसी चीज ऐड की गई जो बच्चे को पसंद नहीं है, अप्रिय है। कोई चीज ऐसी दी जाए जो आपको पसंद नहीं है तो वो आपके लिए क्या है, पनिशमेंट ही तो है, आपके लिए दंड ही तो है। ऐसी चीज जो आपको पसंद नहीं है वो आपको दिया गया यानी पॉजिटिव पनिशमेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट नहीं, पॉजिटिव पनिशमेंट। ऐसी चीज दी गई, ऐड की गई जो पसंद नहीं थी, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पनिशमेंट। पनिशमेंट चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों से ही बिहेवियर कम होता है, व्यवहार कम होता है। यहाँ पर उसे एक्स्ट्रा होमवर्क मिल गया तो दोबारा से वो क्लास में बात नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चे के गलत व्यवहार पर उसका मोबाइल छीन लिया गया। बच्चे ने गलत व्यवहार किया, मोबाइल छीन लिया, हटा दिया, तो क्या किया, नेगेटिव। और कौन सी चीज हटाई, जो बच्चे को अच्छी लगती थी, जो बच्चे की फेवरेट चीज है उसको हटा देना क्या होगा, दंडी तो होगा। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव पनिशमेंट हो जाएगा, नेगेटिव पनिशमेंट। इस तरह से अगर आप क्वेश्चन करेंगे ना, 100% आप एग्जाम में नहीं भूलेंगे। इसी तरह से आप क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा। जो बच्चे को पसंद है उस चीज को हटा देना, हटाना का मतलब नेगेटिव, जो चीज पसंद है उसको हटा दिया तो नेगेटिव पनिशमेंट हो गया। और ऐसी चीज हटाना जो बच्चे को पसंद नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षक अच्छे प्रदर्शन पर कभी कभार पुरस्कार देता है, हर बार नहीं। यानी हर बार जब वो रीइंफोर्समेंट नहीं दे रहा, कभी कभार दे रहा है। अगर हर बार रीइंफोर्समेंट देता तो वो कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट हो जाता, लेकिन ये हर बार नहीं दे रहा है, ये कभी कभार दे रहा है। इसको हम पार्शियल रीइंफोर्समेंट कहते हैं, आंशिक पुनर्बलन कहते हैं। पार्शियल रीइंफोर्समेंट को अगेन हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, कौन कौन सा, रेशियो और इंटरवल, यानी अनुपात पर और समय के बेस पर। फिर अगेन हम इन दोनों को दो दो पार्ट में, पॉजिटिव नेगेटिव, सॉरी वेरिएबल और फिक्स्ड, वेरिएबल और फिक्स्ड में हम सब डिवाइड करके पढ़ते हैं। मैंने थ्योरी में बहुत डिटेल से करवाया है, अगर आपको डाउट हो तो थ्योरी में आप जाकर जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र शिक्षक की डांट से बचने के लिए नियमित पढ़ाई करता है। छात्र को टीचर की डांट नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए यानी नेगेटिव, नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, और वह नियमित रूप से पढ़ाई कर रहा है, यानी इससे उसका व्यवहार क्या हुआ है, बढ़ा है। व्यवहार किससे बढ़ता है, रीइंफोर्समेंट से बढ़ता है, पुनर्बलन से बढ़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ऐसी चीज हटा देना जो बच्चे को प्रिय नहीं है, अप्रिय चीज को हटा देना क्या होगा, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षक लिखना चरणबद्ध सिखाता है, पहले रेखाएं फिर अक्षर फिर शब्द।
यानी पहले बच्चे को सिखाई लाइनें ड्रॉ करना, फिर सिखाया बच्चे को कैसे कबूतर लिखना, फिर सिखाया कैसे कक्षा लिखना। इस तरह से स्टेप्स में सिखा रहा है। तो जब वो स्टेप्स में सिखा रहा है तो हम बच्चे के व्यवहार को आकार दे रहे होते हैं, इसी को हम कहते हैं शेपिंग। शेपिंग किस पर बेस्ड है? सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन पर, स्टेप बाय स्टेप सिखाना, हर एक स्टेप के बाद रीइंफोर्समेंट देना, और अगर रीइंफोर्समेंट देना बंद हुआ तो क्या हो जाएगा? एक्सटिंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक शिक्षक नियमित होमवर्क करने पर छात्रों को स्टार देता है, धीरे धीरे छात्र रोज होमवर्क करने लगते हैं। यानी बच्चे ने होमवर्क किया तो उसे स्टार मिला, अगले दिन वो उस स्टार को पाने के लिए फिर से होमवर्क करता है तो उसे फिर से स्टार मिला। तो इस तरह से वो डेली उस स्टार को पाने के लिए, शाबाशी को पाने के लिए, टॉफी चॉकलेट को पाने के लिए, प्रशंसा को पाने के लिए डेली होमवर्क करना सीख गया। तो यह कौन सी अवधारणा पर बेस्ड है? यहाँ पर टीचर ने दिया यानी ऐड किया, और ऐसी चीज ऐड की जो बच्चे को पसंद थी, जिससे व्यवहार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, डेली होमवर्क कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो जाएगा। ये थे आपके एमसीक्यूज स्कीनर की थ्योरी पर बेस्ड। इससे बाहर कोई क्वेश्चन स्कीनर की थ्योरी से नहीं बनता। अगर आपको क्लास पसंद आई तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।